नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रहे हैं और ये ओपन एंड शट केस है। हमारे पास इसके पुख्ता प्रूफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है और मैं ये हल्के में नहीं कह रहा हूँ। मैं 100% प्रूफ के साथ ऐसा बोल रहा हूं। अब पूरे देश को पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करा रहा है और बीजेपी के लिए ऐसा कर रहा है। ये ओपन एंड शट केस है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि ये मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं। जो भी काम ये कर रहे हैं, चुनाव आयोग में बैठकर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये राजद्रोह है। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो या कुछ हो, हम आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी गई है। बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल प्रतियां सौंपी गईं। चुनाव आयोग अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर देगा। मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे और जिनका नाम नहीं होगा वे अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। CEC ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी राज्य में मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ना देखें। – 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को NIA की स्पेशल अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अब इस मामले पर रिटायर्ड ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा खुलासा किया है। पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने बातचीत में बताया, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद उस समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह और उनके ऊपर के आला अधिकारियों ने मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि देश में भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए उन पर गलत जांच करने का दबाव बनाया गया था। मुजावर ने कहा कि मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मैं गलत काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए पर मैं इन सभी मामलों में बरी हो गया। मुजावर ने कहा कि उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं मारे गए लोगों को चार्जशीट में जिंदा बताऊं। जब मैंने इससे इनकार किया तो उस समय के IPS अधिकारी परमवीर सिंह ने मुझे झूठे मामले में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद चाहे भगवा हो या हरा, समाज के लिए सही नहीं है। मुजावर ने यह भी कहा कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले से खुश हैं। PDA पाठशाला चलाने वाली सपा नेत्री पर FIR हुई है। यूपी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में छात्रों को शामिल करने के आरोप में भदोई पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जन भर के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल सपाई जगह जगह स्कूल मर्जर के विरोध में PDA पाठशाला चला रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चों को A फॉर अखिलेश, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर सत्ताधारी BJP ने तीखी आलोचना की है। भदोई के DM शैलेश कुमार ने बताया कि औराई प्रखंड के सिकंदरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के 40 छात्रों को उनके अभिभावकों की सहमति के पास के पिलखनी गांव में एक खाली पड़े आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। DM ने बताया कि बुधवार को स्थानीय समाजवादी पार्टी की नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजनी सरोज अपने समर्थकों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र गई और बच्चों को पेंसिल, रबड़ और अन्य सामान वितरित किए। बाद में उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को टॉफियों का लालच दिया, उन्हें सपा के बैनर और पोस्टर दिए और फिर उन्हें सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय तक विरोध मार्च में ले गई।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और इसकी घोषणा की कि साथ ही रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोपहर के भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1,650 रुपये से 3,300 रुपये का निर्णय लिया गया है। वहीं माध्यमिक व उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रुपये से दोगुना करते हुए इसे अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लिखा कि साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये से दोगुना करते हुए अब 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनका वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को दी गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है। यह कोठी वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर केवल 250 रुपये प्रति किराए पर आवंटित की गई थी। अब जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई को 30 दिनों के भीतर यह कोठी खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। ये कोठी मुरादाबाद के पौष इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में ग्राम छावनी के पास स्थित है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई सरकारी संस्थान मौजूद हैं। लगभग 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली इस कोठी में वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय संचालित हो रहा है और इस कोठी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है और यह राजस्व अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में भी दर्ज है। कोटीभार थाना क्षेत्र के चोखरा तुलसियान इंटर कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया जब भौतिक विज्ञान के शिक्षक नंदन सिंह को हटाए जाने की खबर मिली। आक्रोशित छात्रों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए जमकर बवाल मचाया और बस व प्रधानाचार्य की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी। साथ ही प्रांगण में नारेबाजी भी की। छात्रों ने प्रिंसिपल की नहीं चलेगी और प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोशित छात्रों ने प्रधानाचार्य की गाड़ी पर तोड़फोड़ की, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया गया। छात्रों का कहना है कि नंदन सिंह एक अच्छे शिक्षक हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावी है। उनके हटाए जाने से छात्रों को परेशानी होगी। अब देखना होगा कि स्कूल प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जनपद के ग्राम बसवा निवासी नारायण सिंह पुत्र राजा राम उम्र 45 वर्ष रविवार को अपने पशुओं के साथ नदी के किनारे स्थित टापू पर फंस गया। जब राजघाट बांध से जल प्रवाह बढ़ने के कारण पानी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। स्थिति की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। नवांगतुक जिलाधिकारी अमनदीप डुली को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए संबंधित अधिकारियों एसडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना करने के निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रभारी उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार, तहसीलदार भानु प्रताप, पुलिस विभाग और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने समन्वय के साथ लगभग 2 घंटे की राहत एवं बचाव अभियान के उपरांत ग्रामीण नारायण सिंह एवं उनके सभी पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना की। आगरा पुलिस आयुक्त आवास के निकट साइकिल सवार से मोबाइल लूट की घटना में डीसीपी सिटी ने बालूगंज चौकी को निलंबित कर दिया। चौकी पर 4 दरोगा सहित 8 पुलिसकर्मी तैनात थे। खुलासे के बाद पुलिसकर्मी सोच रहे थे कि शाबाशी मिलेगी। खुलासे में हुए खेल की पोल खुल गई। बदमाश सेटिंग से खुद ही पुलिस के पास आए थे और जानकारी पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने पूरी बालूगंज चौकी को निलंबित कर दिया। सभी के खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश जारी किए हैं। 23 जुलाई को जगजीत नगर सदर निवासी राकेश मथुरिया के साथ लूट की घटना हुई। वह साइकिल पर जा रहे थे। माल रोड स्थित पुलिस आयुक्त आवास मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया। घटना का मुकदमा रकाबगंज थाने में लिखा गया था। गुरुवार की सुबह मीडिया सेल से एक प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें इस वारदात का खुलासा किया गया। बताया गया कि इस वारदात को ताजगंज निवासी सादान उर्फ फैज, केशव और साहिल ने अंजाम दिया था। साधान उर्फ फैज व केशव को पकड़ लिया और साहिल फरार है।
आगरा के खेरागढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया। दवाइयों के साथ ड्रॉप और टैबलेट भी सड़क पर बिखरे पड़े थे, जिनकी एक्सपायरी 2026 तक थी। किसी ने इस दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। यह मामला आगरा के खैरागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र के पास का है। सरकारी दवाइयों को कूड़े में फेंकने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दवाइयों की गुणवत्ता खराब थी या फिर इन्हें स्टोर करने में लापरवाही बरती गई? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं और लोगों को चिंता है कि कहीं ये दवाइयां गलत हाथों में तो नहीं पड़ गईं। अगर ये दवाइयां गलत हाथों में पड़ गईं तो इससे बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों को आशंका है कि इन दवाइयों का उपयोग गलत तरीके से किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाइयों को इस तरह से फेंकना गंभीर अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। अमरोहा के थाना देहा क्षेत्र के गांव लालू नगला कांठ रोड पर स्थित एक मीट की दुकान पर फूड विभाग ने छापा मारा। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने दुकान को सील कर दिया। दुकान संचालक मोहम्मद फारूक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कावड़ मार्ग पर खुली होने के कारण दुकान पर छापा मारा गया। फूड विभाग की टीम ने दुकान की जांच की और आवश्यक कार्रवाई की। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि कावड़ मार्ग पर मीट की दुकान खोलना उचित नहीं है और प्रशासन को ऐसी दुकानों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कावड़ मार्ग पर मीट की दुकान खोलना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे में कार्रवाई करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि दुकान संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जसपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी सतीश की लाइन ठीक करने के दौरान मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल और विधायक आदेश चौहान पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की और जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम न होने के कारण यह घटना हुई है। मृतक के परिजनों ने भी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद सतीश की जान बच सकती थी। विधायक और पूर्व विधायक ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सुना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। यहां एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत में 9 मई 2023 को आईएसआई भवन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कुछ सांसदों सहित 166 सदस्यों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेताओं को सजा सुनाए जाने की खबर देश भर में 5 अगस्त से प्रस्तावित फ्री इमरान खान मूवमेंट के शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद आतंकवाद निरोधक अदालत एटीसी के फैसले की कड़ी निंदा की है। खान की पार्टी ने इसे संसद से उनके सांसदों को अयोग्य ठहराने और पार्टी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने से रोकने की साजिश का हिस्सा बताया है। अदालत ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज, पीटीआई के प्रमुख नेता जरताज गुल और साहिब ज्यादा हामिद रजा को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमले के मामले में 185 आरोपियों में से 108 को दोषी ठहराया और शेष 77 को बरी कर दिया है। फैसलाबाद में एक पुलिस थाने पर हमले से संबंधित मामले में 58 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में नेशनल असेंबली के 6 सदस्य, पंजाब विधानसभा का 1 सदस्य और 1 सांसद शामिल है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका लगा है। दो अलग अलग विशेष अदालतों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिजनों समेत कुल 99 अन्य लोगों के खिलाफ एक आवासीय परियोजना में भूखंड आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आरोप तय किए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी एक रिपोर्ट के अनुसार ये आरोप गुरुवार को 6 अलग अलग मामलों में लगाए गए। ढाका विशेष न्यायाधीश अदालत 4 के न्यायाधीश रबी उल आलम ने इनमें से 3 मामलों की सुनवाई करते हुए शेख हसीना के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए। पहले मामले में हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना और 15 अन्य को आरोपी बनाया गया है। दूसरे मामले में हसीना और अजमीना सिद्दीकी समेत 18 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि तीसरे मामले में हसीना और अदवान मुजीब सिद्दीकी को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने इन 3 मामलों में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त ढाका विशेष न्यायाधीश अदालत 5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने भी 3 अन्य मामलों में आरोप तय किए। पहले मामले में शेख हसीना सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए। दूसरे मामले में हसीना के साथ उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तीसरे और अंतिम मामले में हसीना और उनकी बेटी साइमा वाजिद पुतुल और 16 अन्य के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन की उस योजना को रोक दिया जिसके तहत मध्य अमेरिका और एशिया के लगभग 60,000 लोगों के अस्थायी संरक्षित दर्जे यानी टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस TPS को समाप्त किया जाना था। इसमें नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के नागरिक शामिल हैं। TPS एक ऐसा कानूनी दर्जा है जिसे अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव उन विदेशी नागरिकों को प्रदान कर सकते हैं जिनके देश प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक अस्थिरता या अन्य खतरनाक परिस्थितियों के कारण असुरक्षित माने जाते हैं। यह दर्जा लोगों को निर्वासन से बचाता है और उन्हें अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। हाल ही में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने होंडुरास और निकारागुआ के हजारों लोगों के TPS को यह कहते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया कि उनके देशों की स्थिति अब सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ये देश 1998 के घातक तूफान मिच से काफ़ी हद तक उबर चुके हैं। थॉम्पसन ने चेताया कि यदि TPS समाप्त होता है तो हजारों लोग नौकरी, स्वास्थ्य बीमा और परिवारों से बिछड़ने जैसे संकटों का सामना करेंगे। साथ ही उन्हें उन देशों में भेजा जाएगा जहां अब उनका कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को निष्कासित करने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 1.4 अरब डॉलर का नुकसान होगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि इन याचिकाकर्ताओं की मांग बस इतनी है कि वे स्वतंत्र रूप से बिना डर के जी सकें और अमेरिकी सपने को साकार कर सकें, लेकिन उन्हें उनके रंग, नाम और नस्ल के कारण देश छोड़ने को कहा जा रहा है। सऊदी अरब में ताइफ के पास एक मनोरंजन पार्क में एक झूला हवा से जमीन पर गिर गया। इससे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना 31 जुलाई को हाड़ा क्षेत्र के ग्रीन माउंटेन पार्क में हुई थी और इसमें कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं। द खलीज टाइम्स के अनुसार लोग पार्क में 360 डिग्री सवारी का आनंद ले रहे थे। झूला पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रहा था, तभी अचानक बीच में यह जमीन पर आ गिरा। चीन की राजधानी बीजिंग में बीते एक सप्ताह के दौरान मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी। बीजिंग में पिछले 4 दिन से अधिकारी आपदा राहत और बचाव अभियान संचालित कर रहे हैं, जबकि फिर से भारी बारिश होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूर्वी लंदन में 30 वर्षीय एक ब्रिटिश सिख युवक की चाकू मारकर हत्या कर दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान गुरमुख सिंह उर्फ गैरी के रूप में हुई है। बीते सप्ताह इलफोर्ड क्षेत्र की फिल ब्रिज रोड पर उसकी हत्या कर दी गई। ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार इस हत्या में शामिल व्यक्ति और पीड़ित एक दूसरे को पहले से जानते थे। हत्या की इस साजिश में 3 महिलाओं के भी नाम शामिल होने की जानकारी आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।